मित्रों नमस्कार, संजय सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय संबंधित नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि कई नंबर आपके पेपर में निश्चित रूप से सहायता करेंगे। तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने चल रहे हैं वह हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा से है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से कई प्रश्न आते हैं। तो देखें कि सबसे पहला प्रश्न यहाँ से बनता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया था। सबसे पहला प्रयास तो आप जानते हैं गारसा द तासी ने किया था। यहाँ से एक प्रश्न निश्चित रूप से बनता है, ठीक है, कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास तो गारसा द तासी ने किया था। फिर पूछा जाता है कि गारसा द तासी की पुस्तक का नाम, तो मित्रों आप जानते हैं कि इस्तवा दला लिटरेचर हिंदुस्तानी, ठीक है, ये किसकी पुस्तक है, गारसा द तासी की है, ठीक है। फिर पूछा जाता है, यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि इस्तवा दला लिटरेचर हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा हुआ। मित्रों यहाँ से भी प्रश्न आपके बनने के प्रबल चांसेस हैं। फ्रेंच भाषा। हम आपको ऐसे ऐसे बिंदुओं पर केवल चर्चा करेंगे जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और आने के प्रबल चांसेस हैं, ठीक है। फिर देखें और प्रश्न बन सकता है कि इस्तवार दला यह पुस्तक जो है दो भागों में विभक्त है, इसका प्रकाशन 1839 में पहले भाग का, दूसरे भाग का 1847 में, ठीक है, हुआ था। यहाँ से प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं। फिर देखें यह प्रश्न बनता है कि यह जो इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी है, यह ग्रंथ जो है ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित की गई थी। तो यहाँ से भी प्रश्न बनने के चांसेस हैं, ठीक है। फिर देखें यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न कि द्वितीय संस्करण कितने भागों में प्रकाशित हुआ। द्वितीय संस्करण कितने भागों में विभक्त हुआ, तो 3 भागों में विभक्त हुआ। यहाँ से प्रश्न बनता है कौन सा, तासी की पुस्तक, गारसा तासी की पुस्तक का नाम चल रहा है, ठीक है। उसमें 2 भाग का जो विभक्त किया गया था, उसमें पहले भाग का प्रकाशन 1839 और दूसरे का 47, लेकिन द्वितीय संस्करण यहाँ आ रहा है। द्वितीय संस्करण का तो 3 भागों में विभक्त किया गया था। इसका प्रकाशन 1871 में हुआ था। यहाँ से तासी के जो फ्रेंच भाषा के विद्वान हैं गारसा तासी से यहाँ से प्रश्न इतने प्रश्न में से 1 से 2 नंबर का आपको आने के प्रबल चांसेस रहेंगे, ठीक है। फिर चलें आगे। फिर उसके बाद आप एक प्रश्न और बनता है कि बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, ध्यान दीजिएगा कि तासी का ग्रंथ इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी को का अनुवाद किसने किया था। यह प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। तो लक्ष्मी सागर वार्षण ने किया था, ठीक है। ये तासी की पुस्तक का अनुवाद किया था। ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछा जाता है हायर एजुकेशन में, ठीक है, पीजीटी में, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में जो आने वाली वैकेंसी है 3900 पद आने वाले हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न बनने के प्रबल चांसेस हैं। फिर देखें और एक प्रश्न और बन सकता है। यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न है कि शिव सिंह सरोज आप देख ही रहे हैं, शिव सिंह सरोज जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन हैं। तो शिव सिंह सरोज पुस्तक के लेखक शिव सिंह सेंगर हैं, ठीक है, आप जानते ही हैं। फिर देखें कभी कभी पूछता है इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो 1883, इसका प्रकाशन 1883। कभी क्रम पूछता है तो गारसा तासी पहले होंगे, फिर शिव सिंह सेंगर होंगे, फिर जॉर्ज गियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान होगा। फिर आगे आपको हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ से जो प्रश्न बनता है, यहाँ से यह प्रश्न बनता है कि शिव सिंह सरोज ने कितने कवियों का स्थान दिया है। तो
838 का भी यहाँ से प्रश्न बनता है। फिर शिव सरोज की रचना पुस्तक किसकी है, तो शिव सिंह सेंगर की है। फिर एक प्रश्न बहुत अच्छा बनता है, यहाँ पर लोग बहुत कन्फ्यूजन होते हैं कि यह प्रश्न बन सकता है कि ताशी का अनुवाद जो किया था किसने किया था, लक्ष्मी सागर वारसे ने किया था। फिर यहाँ और ये पूछा जाता है कि ताशी का जो है ग्रंथ यह ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के प्राच्य अनुवाद समिति की ओर से पेरिस से प्रकाशित हुई थी। फिर अब आगे चलते हैं तो जॉर्ज ग्रियर्सन का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जॉर्ज ग्रियर्सन की जो पुस्तक है, ठीक है, इसका प्रकाशन पूछता है तो यह 1888 में एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की पत्रिका यह पूछता प्रश्न के विशेषांक के माध्यम से द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। पूछता है मित्रों कि द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन कहाँ से हुआ, तो 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये भी प्रश्न कहीं कहीं पूछता है कि हिंदी साहित्य का सच्चे अर्थों में पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है। यदि आपका सच्चे अर्थों शब्द रहेगा तब तो जॉर्ज ग्रियर्सन का वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से प्रश्न बनता है एक और कि ग्रियर्सन ने जो अपने ग्रंथ हैं कितने कवियों का स्थान दिया है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने 952 कवियों का स्थान दिया है। ठीक है, ताशी ने कितने का दिया है, ताशी ने 738, ताशी ने 738 और शिव सिंह सेंगर ने 838। 738 में 100 जोड़ दो 838 शिव सिंह सेंगर का हो गया। फिर जॉर्ज ग्रियर्सन आप देख ही रहे हैं 952। तो कवियों का स्थान भी पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, फिर यह प्रश्न पूछता है कि द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किसने किया था, तो किशोरीलाल गुप्त। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ताशी के पुस्तक का अनुवाद पूछता है कौन किया था, लक्ष्मी सागर वारसे ने किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक का अनुवाद किसने किया था, किशोरीलाल गुप्त ने किया था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। फिर देखें, बहुत अच्छा प्रश्न, हम आपको हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से अच्छे अच्छे प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो कि निश्चित रूप से आपको पेपर में बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, फिर पूछा जाता है कि भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने कहा, बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है। भक्ति काल का हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है, साहित्य का स्वर्ण युग, तो जॉर्ज ग्रियर्सन। किसने कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। यह 16वीं 17वीं शताब्दी की बात है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने कहा है। फिर आता है मिश्रबंध विनोद। तो मिश्रबंध विनोद की रचना किसने की थी, मिश्र बंधुओं ने की थी। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज, उन्हीं के नाम से रचनाओं का नाम है ये दो कवियों का। तो मिश्रबंध विनोद में कभी कभी पूछते हैं कि इनके जो भाई हैं, बंधु हैं, कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मिश्रबंध विनोद में आप देखें गणेश बिहारी मिश्र, गणेश श्याम और सुखदेव। यहाँ से प्रश्न बनता है तो गणेश भगवान, श्याम जी और सुखदेव जी, याद कर लीजिए। गणेश श्याम सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। कहीं भी पूछता है कौन से मिश्र बंधुओं में नहीं हैं या कौन से हैं, तो ये आप लोग जानते रहेंगे तो आसानी से कर लेंगे। ठीक है, फिर मिश्रबंध विनोद को कितने भागों में विभक्त किया गया था, यहाँ से प्रश्न बनता है तो 4 भागों में मित्रों। कितने भागों में, 4 भागों में। मिश्रबंध विनोद को 4 भागों में विभक्त किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन, पहले 3 भाग का प्रकाशन 1913 में
1913 में प्रथम 3 भाग का, और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में किया गया था। यहाँ स्पष्ट बनता है कि मिश्र बंधु विनोद की पुस्तक का प्रकाशन, ठीक है, कितने भागों में हुआ था? तो 4 भागों में, पहले 3 का 13 में, चतुर्थ भाग का 1934 में हुआ था। यहाँ कुछ बनते हैं। फिर देखें, मिश्रबंधु विनोद में कवियों का संख्या पूछता है। ये प्रश्न पूछा हुआ है टीजीटी 2016 में। वहाँ एग्जैक्ट देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता है तो लगभग देता है 5000, 4000, 3000, 2000। तो मिश्रबंधु विनोद में कवियों का जो जीवन वृत्त वर्णित है, कितने कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है? तो 4591, अर्थात लगभग 5000। ध्यान दीजिएगा, हम आपको उन्हीं बिंदुओं पर केवल फोकस करेंगे जो निश्चित रूप से पेपर में आपको कई प्रश्न आएंगे, ठीक है। फिर चलें देखें, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का सर्वोच्च स्थान है। ये पूछा था हिंदी साहित्य का इतिहास किसका लिखा हुआ है? तो रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ है, ठीक है। प्रश्न बनता कौन सा है, कब लिखा गया? 1929 लिखा गया है। ये प्रश्न बनता है कि शुक्ल जी का इतिहास मूलतः नागरी पचाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित, कहाँ से प्रकाशित थी? नागरी पचाड़ी सभा, काशी। अच्छा, नागरी पचाड़ी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1893, ठीक है। नागरी पचाड़ी सभा की स्थापना 1893 श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास आदि ने किया था। पूछा था प्रश्न, हिंदी साहित्य इतिहास मूलतः नागरी पचाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, हिंदी साहित्य इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ था 1929 में। प्रश्न यहाँ पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ नागरी पचाड़ी सभा में किसकी भूमिका में प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका, देखिएगा, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न यहाँ से बनता है कहाँ से? तो नागरी पचाड़ी सभा, काशी से, ठीक है। फिर किसकी भूमिका में? हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। फिर देखें, शुक्ल जी ने, हाँ, एक प्रश्न और बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, ध्यान दीजिएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने किनके कवियों का इतिहास काव्यवृत्त संग्रह के माध्यम से दिया है? काव्यवृत्त संग्रह, पहली बात ये जान लीजिए, काव्यवृत्त संग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो काव्यवृत्त संग्रह है, संग्रह को अभिहित किया था किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। कौन कौन से कवि थे इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत कवि थे शिव सिंह सेंगर, ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन, फिर मिश्रबंधु, यही थे शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन और मिश्रबंधु की इतिहास ग्रंथ को रामचंद्र शुक्ल ने काव्यवृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित किया है। यहाँ से प्रश्न आपका बनता है, निश्चित रूप से बनता है। फिर देखें, आने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, केवल आने वाले प्रश्नों पर, जो कि आपके पेपर में निश्चित रूप से आने के प्रबल चांसेस हैं। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांट उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक और धार्मिक आधार प्रतिष्ठित किया। यहाँ से पूछता है कि भक्ति काल को किसने सर्वप्रथम 4 भागों में बांटकर दार्शनिक और धार्मिक आधार प्रतिष्ठित किया था? तो शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अच्छा, भक्ति काल को बांटा कैसे है? देखें, भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है रामचंद्र शुक्ल द्वारा, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय, सगुण में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है, निश्चित रूप से बनता है। अब देखें कि प्रेमाश्रय में कौन कवि आते हैं? प्रेमाश्रय में सूफी आते हैं, सूफी कवि मीन्स मुसलमान जितने कवि हैं सब ये प्रेमाश्रय में आते हैं।
यहाँ से प्रश्न बनता है कि सूफी कवि तो हैं, लेकिन हिंदू राजाओं और रानियों के बारे में वर्णन किया है। बहुत खास बात है, ध्यान देने वाली बात है कि सूफी कवि तो हैं, मुसलमान कवि तो हैं, लेकिन हिंदू राजा रानियों के बारे में ही वर्णन किया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जितने भी सूफी कवि हैं अवधी भाषा का ही प्रयोग किया है। यहाँ से प्रश्न बना हुआ है कि हिंदू पग पर पाँव न राख्यों जो जैसो हिंदी भाखो, इससे करके आया हुआ था 2016 में। तो ये नूर मोहम्मद का था, अनुराग बासुरी से। तो ऐसे प्रश्न आते हैं पेपर में, ठीक है। तो जितने भी सूफी हैं, प्रेमाश्रयी माने सूफी, जैसे कुतुबुन, मंझन, जायसी, नूर मोहम्मद, ठीक है, ऐसे ऐसे कवि जो हैं ये प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा में कौन से कवि आते हैं? यहाँ से प्रश्न बनता है। ज्ञानाश्रयी शाखा में संत कवि आते हैं, संत कवि, ठीक है। तो संत कवि ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं। इसमें कौन कौन से मुख्य रूप हो सकते हैं? कबीरदास, रैदास, सुंदरदास, ठीक है। ऐसे कवि जो हैं संत कवियों के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न एक और यहाँ से बनता है कि कौन सा कवि श्रृंगार रस का कट्टर विरोधी है? तो ध्यान दीजिएगा, कौन सा कवि श्रृंगार रस का कट्टर विरोधी है? तो सुंदरदास। नाम तो है सुंदर, लेकिन श्रृंगार रस का बहुत कट्टर विरोधी थे ये। यहाँ से प्रश्न बनता है, पेपर में निश्चित रूप से आता है, ठीक है। और एक प्रश्न बनता है कि संत काव्य के अंतर्गत कौन सा कवि पढ़ा लिखा था? तो सुंदरदास जी ऐसे कवि थे जो कि पढ़े लिखे थे, ठीक है। यहाँ प्रश्न आपके पेपर में बनने के प्रबल चांसेस हैं। फिर देखें तो ज्ञानाश्रय के अंतर्गत संत हुए, प्रेमाश्रय के सूफी हुए। अब सगुण में चलिए, सगुण में राम भक्ति और केशव भक्ति। राम भक्ति के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? अग्रदास, नाभादास, अग्रदास, तुलसीदास, ठीक है, ये सब राम भक्ति के अंतर्गत आते हैं। और कृष्ण भक्ति के अंतर्गत सूरदास, मीराबाई, रस खान आदि कवि कृष्ण भक्ति की शाखा के अंतर्गत आते हैं। ध्यान दीजिएगा, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, उनकी भाषाएं अधिकतर मानिए ब्रज भाषा के अंतर्गत ये अपनी रचनाएं की हुई हैं। फिर आगे चलें, क्योंकि आगे पेपर में आने के प्रबल चांसेस हैं। यहाँ से आपके पेपर में बनता है प्रश्न कि ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसने लिखा? तब एडविन ग्रीव्स 1917 में एक क्रम पूछता है, तो पहले एडविन ग्रीव्स याद कैसे करेंगे? स्केच है, स्केच, ए स्केच, यहाँ भी एडविन है, ए से ए मिलाइए, ठीक है। फिर देखें, ए तो है यहाँ ए तो है मित्रों। यहाँ पर लोग बहुत कन्फ्यूजन होता है, 20 बार रटने के बाद भी गलती होती है, तो वैसा ट्रिक पकड़िए जो कि आप गलती ना करें। यहाँ ए के बाद हिस्ट्री है, ई है, छोटी की मात्रा है, यहाँ पर ई है, सेकंड पर ई है, तो हिस्ट्री से ई कर दीजिए, ई से ई। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर माने FEK 1920 ये लिखा हुआ है। यहाँ से दोनों प्रश्न का क्रम पूछता है और रचनाओं का नाम। तो स्केच आएगा तो एडविन ग्रीव्स, हिस्ट्री आएगा तो FEK, ही से हिस्ट्री में छोटी की मात्रा, यहाँ पर बड़ी की मात्रा, ई से ई मिलाइए तो हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर का FEK, ठीक है। यह 1920 में हुआ, पहले वाले 1917 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो यहाँ से प्रश्न आपके बनने के बहुत अच्छे चांसेज हैं। फिर देखें, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप चर्चा कर रहे हैं जो कि निश्चित रूप से 1 नंबर का आता है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा काल विभाजन या राम कुमार वर्मा द्वारा काल विभाजन या हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला द्वारा काल विभाजन में से सबसे इम्पोर्टेंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल को, ये आदिकाल का नाम, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। ये इनका संवत में चलता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संवत 1050 से 1375। अच्छा, अब सन आएगा तब क्या करेंगे आप लोग? सन आएगा तो इसमें 57 घटा दीजिए, 1050 में 57 घटा दो, 993,
सन हो जाएगा। ठीक है, 1050 संवत है। संवत जो होता है सन से 57 साल बड़ा होता है। 57 साल मित्रों ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कभी कभी सन में पूछ लेते हैं तो लड़के कई भाई उसमें गलती कर देते हैं। ऐसे प्रश्न को आप गलती ना करें। संवत 1050 से 1375 आदिकाल, भक्तिकाल 1375 से 1700 संवत, फिर रीतकाल 1700 से 1900, फिर आधुनिक काल 1900 से 1984। ये पूरे के पूरे चारों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से एक नंबर का फिक्स है, अटल सत्य है। पेपर बनाने वाला निश्चित रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन देता है। तो याद कर लो, क्योंकि हम आपको ऐसे ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो कि आपको अच्छी कोचिंग के माध्यम से ऑफलाइन में मिले, या तो आइए हमारे वीडियो पर हम ऑनलाइन के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से ऐसे ऐसे बिंदुओं को बताएंगे जो कि हम कोचिंग के माध्यम से प्राप्त किए हुए हैं, इलाहाबाद से में प्राप्त किए हुए हैं। ऐसे बिंदुओं को, ऐसे मैटर को हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि पेपर में उन्हीं प्रश्नों पर अक्सर फोकस किया जाता है जो कि आने वाले हैं। हर चीज़ को पढ़ते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छी किताबें रखिए और पढ़िए ईमानदारी से, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। क्योंकि वैकेंसियाँ टीजीटी पीजीटी की 16,000, असिस्टेंट प्रोफेसर की 3900 आने वाली हैं। ठीक है, नेट JRF के लिए काम कारगर होगा और KVS NVS अन्य परीक्षाओं के लिए भी आपके लिए लाभदायक होगा। फिर राम कुमार वर्मा का भी कभी कभी पूछ लेता है। तो राम कुमार वर्मा में संधिकाल, पहले आदिकाल को संधिकाल, फिर चारणकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। अब देखें 1050 से 1375 उसमें था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। राम कुमार वर्मा क्या था 750 से 1000। ध्यान दीजिएगा, उसमें था 1050 से, यहाँ 750 से संधिकाल जोड़ दिया उन्होंने, संधिकाल जोड़ दिया। आदिकाल को संधिकाल के अंदर रखा है। तो 750 से 1000, 1000 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से अब तक 1700 से 1900, 750 से 1000, 1000 से 1375 विक्रम संवत, 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से अब तक संधिकाल, चारणकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। अगर पूछाता है कि संधिकाल और चारणकाल नाम किसने दिया है, तो राम कुमार वर्मा ने दिया है। यदि पूछा जाता है चारणकाल किसने दिया है, चलो बताओ। आदिकाल को चारणकाल किसने कहा है, केवल चारणकाल। तब क्या करेंगे, तब मित्रों जॉर्ज ग्रियर्सन होंगे, ग्रियर्सन। ठीक है, अगर चारणकाल होगा तो ग्रियर्सन होगा, संधिचारण होगा तो राम कुमार वर्मा होगा। ठीक है, तो मित्रों हम आपको हिंदी विषय संबंधित टीजीटी पीजीटी नेट JRF हाई क्वेश्चन से आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है, जो कि आपके पेपर में निश्चित रूप से हेल्पफुल होगी। धन्यवाद, जय हिंद।